हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इंग्लिश स्टूडियो पर। और आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण। पिछली क्लास में हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। आज हम गोली दर्पण पढ़ेंगे। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉन्केव मिरर कहा जाता है, उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। कॉन्केव भी आपको याद रखना है, हिंदी का नाम भी याद रखना है और अंग्रेजी का भी याद रखना है। अवतल दर्पण को कॉन्केव मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब ये होता कैसे है? अब चूंकि ये गोली दर्पण होता है, इसका मतलब ये गोले में से काट के निकाला जाता है। चूंकि ये गोले में से काट के निकाला जाता है, इसलिए इसका तल कभी समतल इस तरह से नहीं हो सकता है। कभी गोली दर्पण जो बनेगा उसका पूरा ऊपर से नीचे तक जो सरफेस होता है वो समतल नहीं हो सकता है। ये समतल दर्पण है, चाहे ऊपर त्रिज्यीय इसको छुएंगे तो ये कहीं से उभरा हुआ हिस्सा नहीं दिखाई देगा। लेकिन गोली दर्पण, ये अगर माना जाए इसको तो ऐसे ये गोले, ऐसे गोला रहा होगा ये, और इस गोले से इसको काट करके निकाला गया होगा इस तरीके से। तो इसमें जो होता है गोली दर्पण, गोले से काट कर निकाले हुए दर्पण होते हैं। इसमें दो हिस्से, तो इस गोली दर्पण से दो प्रकार के दर्पण बनाए जाते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे बनाते हैं? अवतल दर्पण ये है। अवतल दर्पण वो होता है, देखिए, ये हिस्सा होता है जो उभरा हुआ, और ये हिस्सा जो होता है वो धंसा हुआ। ये हिस्सा जो होता है वो धंसा हुआ भाग होता है, धंसा भाग, धंसा हुआ भाग। और ये जो हिस्सा बाहर का है ये उभरा हुआ है। अगर इसको हम छुएंगे तो छूने में हमको कैसा लगेगा? अगर इसको दर्पण को हम छुएंगे तो बीच में ये मोटा लगेगा, बीच में मोटा लगेगा। किनारे जब जाएंगे, दूसरी किनारे जाएंगे, ये उभरे मतलब इसको जब छुएंगे तो उभरा हुआ लगेगा, और इधर जब छुएंगे तो ये धंसा हुआ हिस्सा लगेगा। तो धंसा हुआ भाग जो होता है वो शाइनी सरफेस होता है। इसका मतलब ये चमकदार सतह होती है। क्या होती है? चमकदार सतह होती है, चमकदार सतह होती है। और इसको जो उभरा हिस्सा होता है उसको पॉलिश कर दें। उभरा हिस्सा जब पॉलिश कर दिया जाए और धसे हुए इस हिस्से को हम परावर्तक तल बना दें, यानी कि ये इधर से प्रकाश का परावर्तन हो। अब चूंकि इधर पीछे की तरफ ये हिस्सा पेंट किया हुआ है, तो लाइट जब इस पे पड़ेगी, यहां से पड़ करके यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। तो हमने जब किसी गोली दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करता है और उभरा हुआ भाग जो होता है वो पॉलिश सरफेस रहता है, पॉलिश किया हुआ सतह रहता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं, कॉन्केव मिरर कहते हैं। उसी का उल्टा उत्तल होता है। ये भी गोले से काट के इसमें उल्टा करते हैं। इसमें क्या करते हैं? धसे हुए हिस्से को पेंट कर देते हैं, और उभरे हुए हिस्से को जो है वो, उभरे हुए हिस्से को ये आपका चमकदार सतह हो जाएगा। और जो चमकदार सतह होती है वही परावर्तक सतह बनती है, यानी प्रकाश का परावर्तन यही से होगा, उभरी हुई सतह से। चमकदार सतह जो होती है वो परावर्तक सतह होती है। परावर्तक सतह मतलब होता है प्रकाश इस पे पड़ेगा और यहीं से परावर्तन की घटना पूरी होगी। यहां पर परावर्तक सतह जो होती है वो उभरा हुआ हिस्सा होता है। परावर्तक सतह जो होती है वो धंसा हुआ हिस्सा होता है, और इसमें उभरा हुआ। अब इसको याद कैसे करेंगे? ये देखिए, अवतल में क्या है? आ से अंदर, अंदर का भाग। अगर अंदर का भाग, अगर अंदर का भाग परावर्तक सतह का काम करता है, अवतल दर्पण। और ऊ से होता होता उभरा हुआ। अगर उभरा हुआ हिस्सा जो है वो चमकदार सतह है या परावर्तक सतह का काम करता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। फिर से देख लेते हैं। अवतल दर्पण का पहला अक्षर आ है। आ का मतलब अंदर, अंदर का मतलब ये हिस्सा। इसमें जो है परावर्तक सतह जो है वो अंदर वाला काम करता है। और उत्तल का मतलब होता है ऊ, छोटा ऊ। छोटा ऊ का मतलब उभरा। तो उभरा हुआ हिस्सा परावर्तक सतह, उभरा भाग परावर्तक सतह, और इसमें अंदर का भाग परावर्तक सतह होता है। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो दो चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। जब हम अब इस पे कोई भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो किरण आ रहे के द्वारा इसको बनाएंगे
तो हम प्रकाश का परावर्तन यहाँ से दिखाएंगे, और जब इस पर हम कोई वस्तु रख करके इसकी प्रतिबिंब देखेंगे तो यहाँ पे जो होगा वो इस प्रकार से परावर्तन इसमें होगा, और इसमें परावर्तन इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो जब अवतल दर्पण वो दर्पण गोली दर्पण का वो भाग होता है जिसका उभरा हुआ हिस्सा जो होता है वो पॉलिश किया रहता है, और अंदर का या धसा हुआ जो हिस्सा रहता है वो परावर्तक सतह का काम करता है। जबकि उत्तल दर्पण में ऊ का मतलब हो गया उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करता है। अवतल दर्पण में अंदर का हिस्सा या धसा हुआ भाग जो है वो परावर्तक सतह का काम करता है। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके द्वारा पढ़े गए बने हुए प्रतिबिंब को हम समझते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसको हम समझते हैं। देखिए, पहले हम जान लेते हैं दर्पण में क्या क्या चीजें होती हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, अंदर का हिस्सा हमको चमकदार बनाना है, बाहर का हिस्सा पॉलिश कर देना है। इसमें देखिए, जब दर्पण हम बनाते हैं तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, इस लाइन की जो जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलेंगे पी। पी का मतलब ध्रुव, ध्रुव होता है। इसका एक वक्रता केंद्र होता है। जैसे अगर हम इस दर्पण को अगर बनाएंगे, एक गोला ऐसे खींचेंगे, कंपास लेकर के, गोला प्रकार लेकर के जब इस गोले को हम ऐसे खींचेंगे, इसका एक सेंटर होगा यहाँ, जहां पे ये कंपास की नोक रखी जाएगी, वहां पे इस अवतल दर्पण का या इस गोले का क्या होगा, सेंटर होगा। क्या होगा, सेंटर होगा। मान लीजिए इस गोले का सेंटर यहाँ है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक, और इसी का आधा, मान लीजिए अगर यहां से यहां तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक अगर इस गोले का केंद्र 4 सेंटीमीटर पर है, तो इसका आधा 2 सेंटीमीटर पर इसका फोकस हो जाएगा। इस 2 सेंटीमीटर पे इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, दर्पण का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाता है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस गोले को काट कर बनाए गए हैं उस गोले का केंद्र जो होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र से आधी का आधा जो होता है फोकस होता है। जैसे अगर ये 3 सेंटीमीटर पे रहेगा तो ये 1.5 सेंटीमीटर बनाया जाएगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर भर है तो ये 2 सेंटीमीटर पे फोकस होगा। अगर ये 5 पे है तो ये 2.5 सेंटीमीटर पे इसका फोकस बनेगा। तो ये जानना इसलिए जरूरी है कि हमको कौन चीज कहाँ बनानी है। जब हम किरण आरेख बनाएंगे, इसका कोई वस्तु दे दी जाएगी और इसको हमको इसका किरण आरेख बना करके प्रतिबिंब दिखाना पड़ेगा, तो हर चीज अपने एग्जैक्ट पॉइंट पर होनी चाहिए। जब एग्जैक्ट पॉइंट पे होगा तो उसका इमेज भी एग्जैक्ट पॉइंट पे जहां बनता है वहां पर हम बना पाएंगे। अगर हम फोकस बना रहे, अगर हम इसको बना रहे हैं 5 सेंटीमीटर पर और इसको हम 3 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं तो ये गलत हम कर रहे हैं, और जब गलत करेंगे तो इसका इमेज भी जो होगा वो गलत बनेगा। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा कि दर्पण का जो ध्रुव होता है वो दर्पण का मध्य बिंदु होता है। इस दर्पण का, ये दर्पण जिस गोले को काट के निकाला गया है उस गोले का केंद्र इसका वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से आधी दूरी जो होती है वो फोकस स्थित होता है। अब ये तीनों क्लियर हो गया, तो अब इसका हम फिर आरेख बनाते हैं, देखते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु का 6 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए।
एक ही चित्र से सब समझेंगे हम लोग। कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनाना है? पहले वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो। दूसरा, वस्तु वक्रता केंद्र सी से कुछ कुछ दूरी पर हो। वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी स्थिति, वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस के मध्य हो। पांचवी स्थिति पूछ सकता है, वस्तु फोकस पर हो। वस्तु फोकस पर हो। और आखिरी स्थिति, वस्तु फोकस और ध्रुव पी के मध्य हो। ये 6 कंडीशन हमको याद रखनी है। किसी में से कहीं भी रखना हो, बस ये 6 के अलावा सातवीं कोई स्थिति नहीं बन सकती। वस्तु अनंत पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। इस चित्र बना के दिखा दे रहे हैं आपको। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये इसका P है पोल, यहाँ पर इसका फोकस मान लीजिए है आधी दूरी पर, और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र। तीनों को मिला के हमने एक लाइन बनाई। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? पोल, फोकस और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। सी, एफ और पी को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब इसी मुख्य अक्ष पर ही हमको वस्तु को रखना है। वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं? वस्तु अनंत पर हो तो अनंत पर रखना है, तो वस्तु को हमको यहाँ दिखाना ही नहीं है। यहाँ पर अगर वस्तु अनंत पर रखी रहेगी तो वस्तु को हमको इस लाइन पर रखना ही नहीं है। खत्म हो गया। वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर हो। वक्रता केंद्र ये है, यहां से कुछ दूरी पर, यहां कहीं रख दे, अनंत से इसके बीच में रख दे। मान लीजिए वस्तु यहां रख दे, यहां भी रख सकता है, यहां भी रख सकता है, यहां भी रख सकता है, यहां इस लाइन के कहीं भी रख सकता है। कुछ दूरी पर, कुछ दूरी दे दिया जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और अनंत जो होता है बहुत दूरी पर होता है, मतलब इसमें हम दिखा ही नहीं सकते हैं, इतनी दूरी पर है। काफी दूरी पर यहां पर रख दिया जाए, अनंत दूरी कहेंगे। अब स्केल से नाप ही नहीं पाएंगे उसको। और दूसरी स्थिति है वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर हो, ये हो गया। वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, दूसरी कंडीशन वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए। फर्स्ट कंडीशन अनंत पर, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा है इसके इसके बीच में रख दे, यहां पे रख दे वस्तु को। चौथी कंडीशन हो गई। पांचवी कहां रख दे? यह पे ही रख दे। और छठवीं स्थिति यहां, इसके और इसके बीच में कहीं पर भी रख दे, यहां रख दे, यहां रख दे, यहां रख दे, तो हमने यहां बना दिया है। ये छठवीं स्थिति हो गई। ये 6 स्थितियों पर हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने जो किरण किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है उसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम इस कंडीशन पे समझ लेते हैं। देखिए, वस्तु अनंत पर हो, इसको छोड़ दीजिए, ये लाइन यहां से हटा दीजिए अभी फिलहाल के लिए। इन 5 स्थितियों में देखते हैं, तो इसको अगर हम सीरियल वाइज लिखेंगे तो पहले को आप मिला दीजिए 5वें से,
दूसरे को मिला दीजिए चौथे से, और तीसरे को तीसरे से ही मिलाना है। पहले को मिलाया इससे, दूसरे को मिलाया इससे, और तीसरे के लिए तीसरा ही रहे। अब इसको हमने क्यों किया? देखिए, ये प्रतिबिंब कब कहां बनाएगा? अगर वस्तु अनंत पर रहेगी, अगर वस्तु अनंत पर रहेगी, उसका प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? फोकस पर। कहां बनेगा? अगर वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? फोकस पर। उसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा? फोकस पर। अगर वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर है, यहां पर है वक्रता केंद्र, तो उसका प्रतिबिंब कहां मिलेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य यहां प्राप्त होगा। अगर वस्तु यहां रखी रहेगी तो प्रतिबिंब यहां प्राप्त होगा। तीसरी कंडीशन है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, उसका प्रतिबिंब, चूंकि ये किसी के साथ जोड़ा बना ही नहीं रहा है, इसलिए अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब जो होगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यही बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट का कहां बनेगा? फर्स्ट का बनेगा 5 पे, सेकंड का बनेगा 4 पे, और 3 का कोई यहां पर पेयर नहीं है। अगर अनंत पर वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। और अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर फोकस पे रखी गई है तो, अगर फोकस पे रखी गई है तो अनंत पे बनेगा। भाई अनंत पे रखी गई है तो फोकस पे बनेगा, और फोकस पे रखी गई है वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। फिर से देख लेते हैं, अगर वस्तु अनंत पे रखी गई है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और अगर फोकस पे रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखी गई है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में ही बनेगा। और अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये कंडीशन आपको समझ में आ गई? और आपको एक चीज और याद रखनी है इसमें, ये जो हमने 5 लिखे गए हैं इसको अलग किया है। ये सारे प्रतिबिंब जो होंगे ये वास्तविक होंगे, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ये सारे प्रतिबिंब चाहे अनंत पर रखी हो तब भी वास्तविक उल्टा होगा, अगर वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रखी गई तब भी वास्तविक व उल्टा होगा, अगर वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तब भी वास्तविक उल्टा होगा, अगर वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी गई है तब भी वास्तविक और उल्टा होगा, अगर वस्तु फोकस पर रखी गई हो तब भी प्रतिबिंब इसका वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। लेकिन लास्ट कंडीशन जो आती है वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य, जो हमने यहां फिगर बनाया था, यहाँ एफ था, यहाँ पी, यहाँ सी था, अगर वस्तु को यहां रखा गया है एफ और पी के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक न बन करके आभासी बनेगा। आभासी, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। इस 5 कंडीशन में कहीं भी आपसे पूछता है, अनंत पर वस्तु रख दिया गया उत्तल दर्पण के सामने, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर रख दिया गया, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, अनंत न दिया हो, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी दे दिया गया, तो सीधे सीधे बताओगे आप वास्तविक और उल्टा। अनंत पर रखी गई है तो वास्तविक और उल्टा, वक्रता केंद्र पर है तब भी वास्तविक और उल्टा, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य है तब भी उल्टा और वास्तविक, और फोकस पर होगा तब भी वास्तविक और उल्टा ही होगा। केवल एक कंडीशन ऐसी होती है अवतल दर्पण में जहां प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और सीधा बनेगा। कब? जब वस्तु को हम इधर खिसका देंगे। अगर फोकस के इधर आई, फोकस को पार करके अगर पी की तरफ वस्तु कहीं भी जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, और वस्तु अगर फोकस के इधर चल रही, कहीं भी रख दें, अगर हम वस्तु को कहीं भी रख दें यहां पर, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक
और उल्टा बनेगा। और यहां से यहां तक जब रखेंगे तो ये आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वस्तु को 6 स्थितियों में कहीं भी रखने दिया सकता है। तो 5 स्थिति याद रखो। अनंत से चल करके यफ तक आओ, अनंत से चल करके यफ तक आएंगे तो वास्तविक और उल्टा, और यफ के आगे अगर वस्तु को कहीं भी रख दिया गया तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो इसमें ज्यादा प्रतिबिंब जो होते हैं वास्तविक और उल्टे बनते हैं। केवल कुछ कंडीशंस होती है, फोकस के बाद कहीं भी रख दिया जाए पी के बीच में और एफ के बीच में तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। तो आशा है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रे डायग्राम के द्वारा हमें जानेंगे ये प्रतिबिंब जो हमने बताया कि अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर होगा तो सी और एफ के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र पर होगा तो सी पर ही बनेगा। इसको हम एक किरण आरेख या रे डायग्राम के द्वारा समझेंगे। उसमें हम लोग पेंसिल और कंपास ये सबको यूज करके और एग्जैक्ट जो हर पॉइंट है उसको एग्जैक्ट जगह पर रखेंगे और फिर उसका जब प्रतिबिंब बनाएंगे जो ये प्राप्त हुए हैं वो उसी जगह पर प्राप्त होंगे। तो अभी के लिए केवल इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।